ओके जी, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। लेट हो जाता है। तो हम लोग ये अभी देख रहे हैं, लास्ट क्या है ना, 2-3 क्लासों में हम लोग ये मोड्स ऑफ कन्वर्जेंस देख रहे थे। तो इसमें वही कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन, कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी, कन्वर्जेंस ऑलमोस्ट श्योरली और कन्वर्जेंस इन आरएथ मीन। कुछ इसमें डाउट है किसी को जो अब तक डिस्कस किए उसमें? अगर कुछ आप लोगों को कन्फ्यूजन हो या कुछ डिस्कस करना हो तो पूछ सकते हैं। अभी हम लोग थ्योरम्स लिख रहे थे लास्ट क्लास में, है ना? तो उसी थ्योरम्स को कुछ कंटिन्यू करते हैं। जो थ्योरम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, रिजल्ट याद रहेगा तो इजी रहता है ऑप्शंस टिक करने में, है ना? ओके, तो हम लोग कहाँ पे थे? लास्ट क्लास में लिख रहे थे। बाकी ये एक थ्योरम में ही हो गया था कि जैसे एक्स एन कन्वर्ज है ना, ये वाला थ्योरम लास्ट में आई थिंक एंड में यहीं ख़त्म किया था हमने कि एक्स एन कन्वर्जेज इन प्रोबेबिलिटी टू एक्स, देन जी एक्स एन विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू जी एक्स फॉर एनी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन जी। ठीक है, चाहे जी कोई भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो। ये कंसिस्टेंट एस्टिमेटर का इनवेरियंस प्रॉपर्टी है। तो इनफैक्ट अगर एक्स एन का सपोर्ट जीरो नहीं है तो रेसिप्रोकल भी हो जाएगा। बाकी जैसे जैसे क्या ये थ्योरम कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन में करेक्ट है? इज दिस थ्योरम करेक्ट फॉर द कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन? आपने कहीं पे देखा है ऐसा जहाँ कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन में? इसको कंटिन्यूटी थ्योरम भी बोलते हैं ना। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कंटिन्यूटी थ्योरम, है ना? कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो इसमें बताइए कोई, क्या ये कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन में ट्रू है या नहीं? आइडिया है आप लोगों को? नॉट ऑडिबल फॉर यू? ओ अनूप, इज इट फॉर अदर्स? आई थिंक बाकी लोगों का ठीक है। सुन पा रहे हैं ना मुझे? सो दोबारा ज्वाइन करके देखिए, यू कैन ज्वाइन अगेन। आई मीन एक तो यहाँ पे सिस्टम कई बार दिक्कत होता है, तो यू कैन ज्वाइन अगेन, लीव एंड ज्वाइन अगेन। लेकिन जब सुनाई दे ही नहीं रहा तो क्या पता चलेगा मैं क्या बोल रहा हूँ? बाकी लोगों के लिए ऑडिबल है ना? ज्वाइन अगेन, ठीक है, ठीक है, हाँ। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। तो ये क्वेश्चन कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन में भी करेक्ट है, ठीक है? सो दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज दिस थ्योरम इज वैलिड फॉर द कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो, ठीक है? है ना, राव प्रूफ किया था, राव ने प्रूफ किया था इसको, जो ये नेक्स्ट लिख रहा हूँ। एक्स एन कन्वर्जेज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू एक्स, then g of xn will converge in distribution to gx for a continuous function g, है ना? for continuous function g, चेक कीजिए। ओके,
तो दोनों का नाम कंटिन्यूटी थ्योरम है। तो दिस इज फॉर द कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी, दिस इज फॉर द कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए एक मैं क्वेश्चन लिखता हूँ फिर से आपके समझ। अच्छा कल हमने ये लिखा था, है ना, वी हैव सीन दिस थ्योरम कि एक्स एन कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू सम कांस्टेंट के, सो इफ एंड ओनली इफ एक्स एन कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू दैट कांस्टेंट, बट दिस रिजल्ट इज नॉट इफ एंड ओनली फॉर द नॉन डिजेनरेट रैंडम वेरिएबल। ये इफ एंड ओनली सिर्फ डिजेनरेट के लिए है, अगर नॉन डिजेनरेट होगा तो राइट से लेफ्ट आप आ पाएंगे, लेफ्ट से जाना जरूरी नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन लिखता हूँ, आप ट्राई कीजिए। सो इफ आई आस्क यू, लेट्स से अभी के लिए पहला क्वेश्चन है कि जॉइंट पीएमएफ ऑफ एक्स एंड एक्स इज गिवन एज इज, तो हम लोग लिख रहे हैं जॉइंट पीएमएफ ऑफ एक्स एन एंड एक्स, तो वेरिएबल अलग ले लेता हूँ, क्या एक्स एन ले लेता हूँ और एक्स इज इक्वल टू एक्स ऐसा ले लेते हैं। सो इट इज गिवन दैट it is half when xn comma x xn comma x is 0 1, मतलब 1 0, और तो मैंने xn पहले लिखा है राइट, तो xn पहले लिखा है तो 1 0 एंड 0 1, ठीक है। सो 1 0 और 0 1 है ना इन दोनों के लिए। सो इन दोनों के लिए ऐसा है 0 अदरवाइज, 0 अदरवाइज। सो द क्वेश्चन इज again option A is xn converges in distribution to x, option B xn converges in probability to x, option C xn converges in first mean to x, and option D, जैसे कई बार ऐसा लिखा रहेगा e of xn converges to ex, है ना, as n tends to infinity, ये यहाँ लिखूं मैं then as n tends to infinity which of the following holds, चेक करके बताइए। अब क्विकली चेक कीजिए और बताइए, इतना टाइम लेंगे तो टाइम चला जाएगा ना। यू ट्राई एंड टेल, नहीं हो रहा है तब भी बताओ, हो रहा है तब भी बताओ, हो रहा है तो आंसर बताओ, नहीं हो रहा है तो फिर मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। बट यू ट्राई ट्राई यूजिंग डेफिनेशन थ्योरम जो भी आपको समझ आता है। सो क्योंकि बिकॉज यू विल गेट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन गेट एंड नेट एग्जाम, इस तरह क्वेश्चंस मिलेंगे। और ज़्यादातर लोगों को तो इस टॉपिक में ही क्लियरिटी नहीं रहती है कि उनको समझ ही नहीं आता है क्या हो रहा है इसमें, है ना। तो जब प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे तब जाके समझ आएगा, कुछ लोगों का ही रहता है जिनको समझ आता है। सो जब प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस तो आपको समझ आएगा। तो यू ट्राई करके देखिए, क्या समझ नहीं आ रहा बताइए मुझे, देन वी कैन डिस्कस, है ना। ट्राई एंड टेल, इनमें क्या क्या सही होगा।
अभी ई ऑप्शन अगर हम ऐसा लिख दें यहाँ पे, मान लो ई ऑप्शन ये भी लिख दूं कि एक्स एन कन्वर्जेज ऑलमोस्ट श्योरली टू एक्स, ये रह गया ना। तो मान लो अगर एक ऑप्शन और बना दे कि एक्स एन कन्वर्जेज ऑलमोस्ट श्योरली टू एक्स, व्हाट आर द करेक्ट ऑप्शंस? आएगा ये जी। क्या आया? ये सही है। ए सही है, ओके। तो सो हमें ज्वाइंट पीएमएफ दिखा ना, यूजिंग ज्वाइंट पीएमएफ वी कैन राइट मार्जिनल पीएमएफ आल्सो। सो अगर हम एक्स एन का सेपरेटली पीएमएफ लिखे, है ना, या कुछ और भी ले सकता था मैं, एक्स एन की जगह स्मॉल एक्स एन के बजाय वी कैन टेक समथिंग एल्स, है ना। तो अभी ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा? हाफ हाफ है ना, तो हाफ हाफ ही आएगा। सो हाफ ही आएगा जब एक्स एन की वैल्यू क्या होगी, 0 1, तो हाफ ही आ जाएगा क्योंकि समेसन करेंगे आप तो। तो ये हाफ हाफ आएगा दोनों पॉइंट पे, 0 अदरवाइज। ये तो पीएमएफ हो गया। व्हाट इज सीडीएफ ऑफ एक्स एन? तो अभी चलो एक्स वेरिएबल में लिख देता हूँ। तो सीडीएफ ऑफ एक्स एन इन वेरिएबल एक्स, 0 when x less than 0, हाफ when x more than equal to 0 लेस देन 1, एंड ये तो सेम ही आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया ना ये। तो आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हो ही जाएगा, है ना। तो यहाँ से 1 x मोर देन इक्वल टू 1, और ये सेम CDF इसकी भी आएगी। अगर आप x का PMF निकालोगे यू विल गेट द सेम PMF ऑफ x ऑल्सो, राइट। हाफ व्हेन x इज 0 और 1, ये PMF है। अगर आप x का CDF लिखोगे स्टिल यू विल गेट द सेम थिंग। तो इसका दोनों आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है बट इंडिपेंडेंट नहीं है इंडिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंट नहीं होगा, राइट। चेक कीजिए। तो दे आर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड x1 एंड xn बट दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। तो ये जब CDF लिखोगे आप 0 हाफ 1, 0 when x less than 0, हाफ when x more than equal to 0 लेस देन 1, एंड x more than equal to 1, ये आ जाएगा। तो नाउ यू कैन सी, अगर यहाँ n टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट लगाओगे कोई प्रॉब्लम तो है ही नहीं, n तो कहीं है ही नहीं ना। सो ऑब्वियसली लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी f ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू एफ एक्स ऑफ एक्स। और ऐसे मतलब पहला चेक करना टाइम वेस्ट, जैसा आप सेकंड चेक कर लो सीधा सीधा। अगर सेकंड ओके तो फर्स्ट ऑब्वियसली ओके होगा। अच्छा, आप थर्ड चेक कर सकते हो डायरेक्टली। अगर थर्ड ओके हो गया, इफ थर्ड इज ट्रू देन इट विल इम्प्लाई फर्स्ट एंड सेकंड आर ऑल्सो ट्रू। अगर सी ऑप्शन ट्रू आ गया देन इट विल इम्प्लाई दैट बी ऑप्शन ए ऑप्शन ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगा। तो डायरेक्टली सी ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं एक्चुअली, तो वो आसान रहेगा देन कंपेयरिंग ईच, है ना। चलिए ज्वाइंट पीएमएफ है ना, तो सेपरेट पीएमएफ कैसे हो गया? मार्जिनल हाफ ऑफ हाँ, मार्जिनल कैसे निकालते हैं आप ज्वाइंट से? समेशन विद अदर वेरिएबल। हाँ, समेसन लीजिए। अगर मैं ज्वाइंट को एज अ टेबल लिखता, लेट्स से
इधर xn है और इधर x है, तो xn 0 1 है, ये भी 0 1 है, तो क्या क्या वैल्यू है, 0 0 पे 0 है, 0 1 पे हाफ है, 1 0 पे हाफ है, 1 1 पे 0 है। अब बताइए, तो यहाँ xn इज इक्वल टू 0 एंड xn इज इक्वल टू 1, यहाँ x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, क्या आएगा मार्जिनल। ओके यस सर। ठीक है, तो ज्वाइंट से हम मार्जिनल निकाल सकते हैं, तो ज्वाइंट के हेल्प से हमने मार्जिनल फाइंड किया, मार्जिनल से मार्जिनल CDF आ गया, ऑब्वियसली लिमिट इक्वल आएगी। सो मैं ये कह रहा था कि इंस्टेड ऑफ चेकिंग ABC, इफ यू स्टार्ट विथ C एंड C बिकम्स करेक्ट, देन ऑब्वियसली A एंड B विल बी ट्रू बाय थ्योरम। तो जस्ट C चेक कर लो सीधा सीधा, है ना। तो C चेक करने में क्या करना पड़ेगा, तो डेफिनेशन क्या है इसका, सो ऑप्शन C चेक कर लोगे, सो दिस मीन्स लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक्सपेक्टेशन xn माइनस x, ये निकालना पड़ेगा, अगर ये 0 आ गया तो काम हो जाएगा। तो फाइंड कीजिए क्या क्या हो सकता है, ज्वाइंट तो पता ही है, सो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी x, सो ज्वाइंट को यूज कीजिए। सो ज्वाइंट में 4 पॉसिबिलिटी है ना, 0 0 0 1 1 0 1 1, लेकिन 2 पे तो PMF ही 0 है, तो मेनली 1 0 करोगे तो मॉड 1 इंटू प्रोबेबिलिटी एट 1 हाफ प्लस मॉड में 1 ही आएगा एंड प्रोबेबिलिटी एट दैट हाफ, तो ये तो 1 आ गया, बट आना क्या चाहिए था 0, तो इसका मतलब C ट्रू नहीं है, देन यू कैन से नथिंग, है ना। हमने ये लिखा था कि अगर C ट्रू होगा देन ये वन वे स्टेटमेंट, इट इज नॉट टू वे, है ना। सो इफ xn converges in rth mean to x, then it will imply xn converges in probability to x, and then it will imply xn converges in distribution, ये one way statement है, not if and only if। तो अगर ट्रू नहीं है देन यू कैन से नथिंग, अगर ट्रू होता तो हम कुछ बोल पाते, तो वी कैन से नथिंग। ठीक है जी, चेक कर लीजिए, क्योंकि ये ट्रू तब होता जब ये 0 आता आंसर, बट ये तो 1 आ गया। नाउ यू चेक, बाकी लोग बताइए क्या सही है ना, ये आपको फाइंड करना आता है ज्वाइंट से, यहाँ देख लीजिए, है ना, ये है, और हमें चाहिए एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड xn माइनस एक्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि xn की वैल्यू मेनली तो यही नंबर इंपॉर्टेंट है ना, तो यहाँ xn है 0, तो 0 माइनस 1 का मॉड और 0 1 पे प्रोबेबिलिटी हाफ, 1 माइनस 0 का मॉड, तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, अब लिमिट लगाएंगे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, बिकॉज देर इज नो n इन्वॉल्व हेयर, सो इट विल नॉट इफेक्ट, तो ये 1 आ गया तो गलत है, तो A तो हमने चेक कर लिया, A ट्रू है, अब आपको B चेक करना पड़ेगा, नाउ यू चेक फॉर B बाय डेफिनेशन। सो B के लिए मुझे क्या चेक करना पड़ता है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी मॉड xn माइनस x लेस देन एप्सिलॉन या मोर देन एप्सिलॉन, है ना, फॉर एनी एप्सिलॉन मोर देन 0, क्या आएगा ये प्रोबेबिलिटी, बोलो भाई। क्वेश्चन है वी टेक एनी एप्सिलॉन, सो फॉर एनी एप्सिलॉन इट विल गिव अस आंसर 1, या अगर मोर देन एप्सिलॉन ले लूं तो विल इट गिव इट आंसर 0, मान लो वी टेक मोर देन एप्सिलॉन, है ना, सो अगर मैं इसमें मोर देन एप्सिलॉन ले लेता हूं, सो क्या ये हमेशा आंसर 0 देगा, इफ आई टेक मोर देन एप्सिलॉन सो इट शुड गिव आंसर 0, अगर लेस देन एप्सिलॉन लिया तो इट शुड गिव आंसर 1, तो चेक करो, फॉर एनी एप्सिलॉन इट विल गिव यू आंसर 0, अगर एप्सिलॉन ना मोर देन लिया तो 0 आएगा। सर लेस देन लेने के बाद हाफ आ रहा है। अच्छा, तो इसका मतलब है लेस देन 1 आना चाहिए था, किस आपने एप्सिलॉन क्या फिक्स किया, सर एप्सिलॉन मैंने कुछ नहीं फिक्स किया, मैंने लिखा xn x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन पे बीच में लाई करेगा xn। अच्छा तो x का तो वैल्यू दो पॉसिबिलिटी है, x का 1 और 0, तो 1 होगा तो 1 माइनस एप्सिलॉन, मतलब वो 0 ही लेगा सिर्फ xn, और xn जब 0 और x जब 1 तब तो हाफ ही आएगा। तो आप ये कहना चाह रहे वट एवर एप्सिलॉन वी चूज आंसर हाफ ही आएगा,
हाँ सर, मेरे को तो यही लग रहा है। अच्छा, बाकी लोग देखिए। सो अभी के लिए मान लो एप्सिलॉन को 1 रख के देखते हैं क्या आएगा। मान लो एप्सिलॉन को 1 रख दिया हमने, तो एक्स एन माइनस एक्स लेस देन 1, तो क्या डिफरेंस लेस देन 1 कब होगी? डिफरेंस तो या तो 1 ही होगी, लेस देन 1 पर तो ऐसी 0 प्रोबेबिलिटी है। तो मैंने एप्सिलॉन का भी 1 फिक्स किया, लेट्स से, है ना। काउंटर एग्जांपल के लिए 1 काउंटर एग्जांपल इज इनफ टू से फॉल्स। तो इन डेफिनेशन वी से दिस मस्ट बी 1 फॉर एनी एप्सिलॉन मोर देन 0। तो अभी के लिए मैं एप्सिलॉन को 1 फिक्स कर देता हूँ, लेट्स से। देन व्हाट विल हैपन? सो एक्स एन माइनस एक्स लेस देन 1, तो क्या कोई ऐसा सपोर्ट में वैल्यू है जहां एक्स एन माइनस एक्स लेस देन 1 हो जाए? देयर इज नो वैल्यू, तो 0 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। फॉर एप्सिलॉन मैंने 1 फिक्स किया, बट एक्चुअल में आना क्या चाहिए था? 1 फॉर एनी एप्सिलॉन। अगर ये ट्रू होता, मीन्स इफ दिस इज ट्रू, ऑप्शन बी इज ट्रू, देन फॉर एवरी एप्सिलॉन दिस प्रोबेबिलिटी मस्ट बी 1 बाय डेफिनेशन, बट जो 0 आ गया, तो 1 counter example is enough to say false, so means it is false. What about D and E? So E of xn निकालेंगे, तो E of xn आएगा आपका 0 into 1/2, 1 into 1/2, एंड यहां से फाइंड करेंगे E of x निकालेंगे तो कितना आएगा? 1/2 ही आएगा, तो दोनों इक्वल तो है। Yes, sir, same है। तो ये तो ओके है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। What about last one? Almost sure convergence. सो वहां पे देखना होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ लिमिट सुपीरियर सर ऑफ, एप्सिलॉन 1 लेने के बाद हाँ ऑप्शन बी में हाँ, कैसे वो 0 आया, एक बार बोल दीजिए। मैंने एप्सिलॉन को 1 रख दीजिए आप। नाउ यू फाइंड द हाँ प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे है, ये ज्वाइंट है मेरे पास। सो प्रोबेबिलिटी एक्स एन माइनस एक्स लेस देन 1। सो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ, सी सपोर्ट ऑफ एक्स एन इज 0 1, सपोर्ट ऑफ एक्स इज 0 1। सो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डिफरेंस? अगर मैं बोलूं कि सर 0 0 एक्स एन माइनस एक्स का डिफरेंस क्या क्या पॉसिबल है? नहीं, मतलब वैसे तो क्या क्या पॉसिबल है डिफरेंस? कुछ भी ले सकते हैं ना एक डिफरेंस। 0 माइनस 0, 0 माइनस 0, 0 1 माइनस माइनस 0, 1, हाँ, 1 और 0, तो दो 1 और 0, पॉसिबिलिटी। तो 1 कब होगा ये? अच्छा, डिफरेंस 0 कब आएगा? 0 माइनस 0 होने के बाद, हाँ, जब जब एक्स दोनों एन भी इक्वल 0 होंगे, एक्स भी 0। और अगर दोनों इक्वल है तो प्रोबेबिलिटी कितनी है वहां पे? ओके ओके। सो जब इक्वल है तो प्रोबेबिलिटी 0 है, और जब इक्वल नहीं है तो वो 1 है, तो ये 0 ही आएगा उस केस में। हाँ सर ठीक है। तो नाउ चेक फॉर द नेक्स्ट ऑप्शन। तो यहां मुझे क्या चेक करना पड़ेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ लिमिट सुपीरियर ऑफ, है ना, लिमसुप ऑफ मॉड एक्स एन माइनस एक्स मोर देन एप्सिलॉन, दिस शुड बी कितना होगा? मोर देन एप्सिलॉन किया ना, 0 मोर देन एप्सिलॉन के लिए। या हमने कहा था अगर आप ये चेक कर लो कि समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी मॉड एक्स एन माइनस एक्स मोर देन एप्सिलॉन, है ना, ये वही इन्फिनिटली ऑफन वाला केस है, दिस इन्फिनिटली ऑफन। तो अगर आप ये चेक कर लो n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, सो दिस शुड बी कन्वर्जेंट फॉर ऑल एप्सिलॉन मोर देन 0। क्या ऐसा होगा कि दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट फॉर ऑल एप्सिलॉन मोर देन 0? No, sir। तो हमें मेनली ये चेक करना है, ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस के लिए हमें चेक करना प्रोबेबिलिटी मॉड एक्स एन माइनस एक्स मोर देन एप्सिलॉन, दिस शुड बी फाइनाइट सीरीज फॉर एनी एप्सिलॉन मोर देन 0। तो अगेन, है ना, फॉर एनी एप्सिलॉन, एक काउंटर एग्जांपल आप ले लेंगे ना, गलत बोलने के लिए काफ़ी है। सो एग्जांपल के लिए अगर एप्सिलॉन को मैं 2 चूज कर लूँ अभी, या चलिए हाफ ले लीजिए, बेटर रहेगा ना, एप्सिलॉन को हाफ ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा? ये डाइवर्ट कर जाएगी, राइट। जैसे ये प्रोबेबिलिटी लेस देन 1 0 था ना, तो मोर देन 1 कितना हो जाएगा? 1 ही ले लो, मोर देन इक्वल टू 1 इसका कॉम्प्लीमेंट, या हाफ ले लिया, चलो। तो ये अगर यहाँ से मैं पूछता आपसे, ये 0 आएगा, लेस देन 1 था। तो क्वेश्चन इज व्हाट इज प्रोबेबिलिटी मॉड एक्स एन माइनस एक्स मोर देन हाफ?
ये कितना आएगा? तब देखिए डिफरेंस क्या है, 0 0 डिफरेंस 0 होगा, तो 0 सेटिस्फाई, 0 मोर देन हाफ नो, तो 0 मतलब प्रोबेबिलिटी 0 है, मेनली इस पॉइंट पे देखते हैं। 0 1 इसका डिफरेंस कितने का है? 1 1 मोर देन हाफ, यस, तो ये पॉइंट आएगा हाफ प्लस हाफ, तो ये आ गया 1, ये तो 1 आ गया, तो इसके करस्पॉन्डिंग सीरीज क्या होगी? डाइवर्जेंट हो जाएगी ये तो ये तो नहीं होगा ना, क्योंकि ये सीरीज तो डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो ये जो सीरीज आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड xn माइनस एक्स मोर देन हाफ, दिस इज इन्फिनाइट, तो दिस इज नॉट कन्वर्जेंट फॉर एरिया एप्सिलॉन। तो एक एप्सिलॉन हमने चूज किया और इसके लिए सीरीज इन्फिनिटी आ गई, सो मीन्स ये भी गलत है, सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। ओके, तो ए और डी सही है। तो नेक्स्ट अगले थ्योरम पे आता हूँ। सो तो बाकी कल मैंने ये थ्योरम लिखा था, अगेन आई रिपीट, कि इसमें क्या होता है कि xn कन्वर्जेस इन rth मीन टू x फॉर सम r मोर देन 0, देन इट विल इम्प्लाई कि xn कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू x, एंड देन इट विल इम्प्लाई xn कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू x। इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, ठीक है ना, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, इसका मतलब जरूरी नहीं कि ये इसको इम्प्लाई करे, ये इसको इम्प्लाई करे। जैसे एग्जाम्पल के लिए पिछले वाला एग्जाम्पल इसका काउंटर एग्जाम्पल है, यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ ये तो xn कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू x, बट xn डज नॉट कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू x, है ना, क्योंकि अगर b ट्रू होता तो a के ट्रू होने की गारंटी है, बट b फॉल्स है, तो देन यू कैन से नथिंग अबाउट a, है ना, क्योंकि कन्वर्स ट्रू नहीं है इसीलिए। सो मीन्स यहाँ क्या बोल रहा हूँ कि पिछले एग्जाम्पल में क्या हुआ, ये ओके था बट ये ओके नहीं था, ये ओके नहीं था, ठीक है। तो इसी के पैरेलल हमने पहले भी लिखा है, तो राइट कि xn converges almost surely to x will imply xn converges in probability to x, and this will imply xn converges in distribution to x. So again पिछले क्वेश्चन में क्या हुआ, ये ट्रू था, ये दोनों नहीं ट्रू था, है ना, बिकॉज कन्वर्ज ट्रू नहीं है, so it will not necessarily imply this, है ना, तो ये काउंटर एग्जांपल था। अच्छा, एक और थ्योरम ये कहना चाहता है, जैसे ये बोल रहा है कि थ्योरम है कि xn कन्वर्जेस इन सेकेंड मीन टू x, xn कन्वर्जेस इन सेकेंड मीन टू x, सो ठीक है, तो क्या होगा, देन ये कहता है देन एक्सपेक्टेशन ऑफ xn विल converge to ex and expectation of xn square will converge to ex square as n tends to infinity। अच्छा, साथ में ये भी लिख सकते हैं ऑल्सो, तो वो ऑब्वियस है कि वेरिएंस ऑफ xn विल कन्वर्ज टू वेरिएंस ऑफ x, है ना, एज n टेंस टू इन्फिनिटी। बट अगेन ये वन वे स्टेटमेंट है ना, ये देन लिखा हुआ है, ये वन वे स्टेटमेंट है। इसका काउंटर एग्जाम्पल भी यहाँ पे है, आप देख सकते हैं। अच्छा, अगर इसी में आपसे पूछ लेता मैं, जैसे एक ऑप्शन होता, सपोज ये फर्स्ट मीन था ना, तो exn तो कन्वर्ट कर रहा है ये, बट ऐसा नहीं हो रहा, अगर ऐसा होता तो ये गारंटी मिलता है इसका, बट ये हो रहा है, बट ये नहीं हो रहा, है ना। सो मीन्स व्हाट, अगर मैं इसी में आपसे पूछता क्या xn कन्वर्जेस इन सेकेंड मीन टू x, तो फिर से आप xn क्या करते, इसका स्क्वायर लगा देते, तो स्क्वायर लगाते तो क्या डिफरेंस आता, 1 स्क्वायर, तभी 1 ही आ जाता, तो ये भी गलत होता, है ना। तो ये अगर मान लो एक और ऑप्शन में f ऑप्शन इसको बना देता, तब भी ये फॉल्स होता। बट अगेन इफ यू सी कि यहाँ पे ex कन्वर्ज कर रहा है ex पे, ex स्क्वायर अगर करेंगे तब भी कन्वर्ज करेगा, क्योंकि सपोर्ट तो 0 1 है, तो e ऑफ x की पावर r विल कन्वर्ज टू x की पावर r फॉर ऑल r पॉजिटिव, यहाँ पे होगा, बट वैसा नहीं हो रहा, इट डज नॉट कन्वर्ज इन rth मीन। तो मतलब दिस एंड दिस आर डिफरेंट थिंग, समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि जैसे यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि xn कन्वर्जन सेकेंड मीन टू x, तो इसका डेफिनेशन एक्चुअली ये था, इसका डेफिनेशन था
लिमिट एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड xn माइनस एक्स की पावर r, तो यहाँ 2 है तो पावर 2, तो ये लिमिट 0 आएगी, है ना, यही था। ऐसा होगा। तो अगर ऐसा होता है सो दिस विल गारंटी दिस थिंग, बट इफ दिस टू हैपन डज नॉट गारंटी दिस, तो कन्वर्स नहीं ट्रू, मतलब वन वे स्टेटमेंट, दिस इज जस्ट वन वे स्टेटमेंट, है ना। सो इफ दिस हैपन देन इट विल गारंटी if xn converges in second mean to x, then exn की लिमिट ex आएगी, xn स्क्वायर की लिमिट ex स्क्वायर आएगी, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। अगर ऐसा होता है डजंट इम्प्लाई दिस, पिछले एग्जांपल में ऐसा हो रहा है बट ऐसा नहीं हो रहा है ना, तो ये काउंटर एग्जांपल हो गया वो। वेरिएंस xn विल कन्वर्ज टू वेरिएंस x, पिछले क्वेश्चन में ऐसा हो रहा होगा, बट दिस डज नॉट इम्प्लाई दिस, बट दिस इम्प्लाइज दिस, तो वन वे स्टेटमेंट है ये। ठीक है जी, इसी ये काउंटर एग्जांपल, दिस वाज द काउंटर एग्जांपल दैट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ओके ये बाकी सिमिलरली अगर दूसरा जैसे एग्जाम्पल, इसी को मैं कंटिन्यूएशन में लिखूं थ्योरम कि लेट xn कन्वर्जेस इन सेकेंड मीन टू x एंड yn कन्वर्जेस इन सेकेंड मीन टू y, देन सो है ना, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, ये तो आपको समझ आ रहा होगा कि exn ex पे जाएगी, exn स्क्वायर इस पे, ये ऐसा होगा। सेम थिंग y के केस में भी होगा क्योंकि y में है, तो इसमें ये बताता है कि इनफैक्ट एक्सपेक्टेशन ऑफ xn into yn that will have limit, अच्छा इनफैक्ट ये बोल रहा है कि xn ym कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सो xn ym will converge to ex into y as n tends to infinity and m tends to infinity, दोनों इन्फिनिटी पे टेंड करेगा, तो ऐसा होगा। इक्वल करेंगे तो और आसान केस हो गया, जनरलाइज केस हो गया nm वाला, तो मतलब प्रोडक्ट मोमेंट जो है दैट विल कन्वर्ज टू प्रोडक्ट मोमेंट। मतलब कहना चाह रहा दैट इज, ये ऐसे समझिए, कोवेरिएंस बिटवीन xn एंड xm विल कन्वर्ज टू कोवेरिएंस बिटवीन x एंड y, ये कहना चाह रहा है एज mn टेंस टू इन्फिनिटी, है ना, एज mn टेंस टू इन्फिनिटी। सो ये सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर जैसा अभी है ना, ये जहां पे कुछ नहीं लगा रहा हूं क्योंकि ये नंबर है तो ये नंबर पे कन्वर्ज कर रही है, तो ये सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है। यहाँ पे जैसे 2 लिखा है बिकॉज रैंडम वेरिएबल का सीक्वेंस है, तो कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन, कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी, ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस या आरएथ मीन, वो रैंडम वेरिएबल का कन्वर्जेंस है, इसलिए वहाँ पे लिखते हैं कि डी पी ए एस या कोई नंबर। जैसे यहाँ पे नहीं लिखा है, क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि ये दिस इज सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर दैट कन्वर्जेस टू दिस, दिस सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर कन्वर्जेस टू दिस, ये नॉर्मल ए एन सीक्वेंस टू ए वैसा है। ओके है। In fact, they say if xn converges in rth mean to x, then expectation of mod xn raised to power r will converge to e of, an expectation is a number, mod x raised to r as n tends to infinity, ये हो जाएगा। अगेन कन्वर्स में नॉट बी ट्रू, वही काउंटर एग्जांपल पिछला एग्जांपल है, ठीक है। So last example was the counter example for the converse. Converse is not true. मान लो कह रहा है कि xn converges in rth mean to x, then it will guarantee xn converge in shth mean to x for all s less than r, ठीक है, less than or equal to, for all s less than equal to r, ठीक है।
ठीक है ना। RH मतलब सेकेंड मीन, xn converges in second mean to x, तो ऑब्वियसली xn will converge in first mean to x, but it does not imply otherwise, ठीक है ना। तो इस तरह का रिजल्ट है। अब वो तो रैंडम वेरिएबल में भी ये है ना, ये चीज अगर आपको मैं रैंडम वेरिएबल में समझाऊं कि इसमें से क्या होता है कि e of x raised to power r exists, then it guarantees that e of x raised to power s exists for all s less than r, है ना। अगर फोर्थ मोमेंट एग्जिस्ट कर रही है देन इट गारंटीज थर्ड सेकेंड फर्स्ट मोमेंट विल ऑलवेज एग्जिस्ट ना, जैसे ये सिंपल एक्सपेक्टेशन में थ्योरम है। मतलब हायर मोमेंट एग्जिस्ट देन इट विल इंप्लाई द लोअर मोमेंट विल आल्सो एग्जिस्ट, बट कन्वर्स मे नॉट बी ट्रू। ठीक है। बाकी तो मैंने थ्योरम पहले लिखा ही था, जैसे अब ये ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस का क्या है। सो ये कहता है एक्स एन कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योरली टू एक्स इफ एंड ओनली इफ, ये बता रहा है कि ये तो पहले भी कल भी लिखा था हमने कि इफ एंड ओनली इफ लिमिट m टेंस टू इंफिनिटी प्रोबेबिलिटी एक्स एम माइनस एक्स एक्स, या लिमसुप ऑफ है ना सुपीरियर ऑफ, ऐसा लिख लो, सुप्रीमम ऑफ एक्स n माइनस एक्स where n is more than equal to m, this is more than epsilon, this will be 0, यही आएगा। जैसे अभी हम लिखते हैं इसमें इसका कन्वर्स ट्रू कब होगा। जैसे ये थ्योरम तो आप जानते हैं, पहले भी लिखा हमने कि ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस इज स्ट्रॉन्गर कंडीशन देन द कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी, है ना। कन्वर्स में नॉट बी ट्रू, अगेन इसका एग्जांपल मिल जाएगा कि कन्वर्स में नॉट बी ट्रू, बट व्हेन अंडर व्हाट रेस्ट्रिक्शन कन्वर्स कैन बी ट्रू। जैसे उसमें था कि डिजेनरेट, जैसे कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी इंप्लाई कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन, तो कन्वर्स ट्रू कब हो रहा था, जब हमारा डिजेनरेट हो जा रहा था। तो यहाँ पे क्या रेस्ट्रिक्शन आएगा, तो यहाँ पे इसका कन्वर्स ट्रू होने के लिए एक स्टेटमेंट दे रखा है कि let xn be a decreasing sequence, this be a decreasing sequence of positive real numbers, of positive है ना, positive real numbers या positive random variables, positive random variables, xn be a decreasing sequence of positive random variables such that xn converges in probability to x, then
xn will converge almost surely to x. ठीक है, एक थ्योरम ये है कि मान लो xn converges in probability to x, then there exists a subsequence xnk of xn such that xnk will converge almost surely to x. कहता है अगर xn कन्वर्ज करेगा, सो ये टू थ्योरम्स है, इसमें कन्वर्ज ट्रू किस रेस्ट्रिक्शन के साथ हो सकता है? तो एक तो रेस्ट्रिक्शन है कि डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रैंडम वेरिएबल हो जाए, या दूसरा अगर ये xn कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी तो एक ना ऐसा सीक्वेंस ऑफ सब सीक्वेंस जरूर मिलेगा xn इनका दैट विल कन्वर्ज ऑलमोस्ट श्योरली टू x. ठीक है, तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो ऑप्शन डायरेक्टली ऑप्शन में ये सब ABCD करके लिखा होगा, और प्रूफ करना इतना आसान नहीं होगा, बट यू कैन ट्राई, है ना, आ जाएगा, डेफिनेशन से ट्राई कर सकते हैं, और ये बुक्स में गिवन है, प्रूफ यहाँ पे गिवन है, तो यू कैन चेक. बाकी ये थ्योरम हमने कल ना लिखा था, अगर ऐसा हो जाए कि if xn be a sequence of random variable such that इस तरह से हो कि समेशन xn माइनस एक्स मोर देन एप्साइलॉन की प्रोबेबिलिटी ना, प्रोबेबिलिटी दिस क्या हो जाएगा, n फ्रॉम 1 to infinity this is convergent for all epsilon more than 0, then क्या बोलते हैं आप, xn converges almost surely to x. जैसे क्वेश्चन ट्राई कीजिए, तो एक क्वेश्चन है, मान लो अभी के लिए तीसरा क्वेश्चन है ये. द क्वेश्चन इज PMF of xn is, this is half and half, right? So देन चेक करके बताइए, अगर मैं यहाँ से पूछा जाए क्या होगा, xn कन्वर्जन ऑलमोस्ट श्योरली टू व्हाट, 0.
ये चारों कन्वर्जेंस आ गया इसमें। पर चेक करके बताइए, पीएमएफ आपको दे रखा है, तो क्या क्या सही होगा इनमें से। सो ये ट्राई कीजिए, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आपने किए हैं, सो यू कैन ट्राई।
सर ए एंड सी। ओनली ए एंड सी? ऐसे कैसे? ए सही होगा तो सब सही होगा। ए सही होगा तो बी और सी तो ऑब्वियसली सही हो जाएगा। अगर ए हुआ तो बी सी तो होगा ही। अच्छा, यहाँ जो हम थ्योरम लिख रहे थे कंटिन्यूटी थ्योरम, तो कंटिन्यूटी थ्योरम जो है दिस होल्ड्स फॉर ऑलमोस्ट श्योर ऑल्सो। तो ना दिस होल्ड्स फॉर ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस ऑल्सो, तो ये चीज़ें ऑलमोस्ट श्योर के लिए भी ट्रू होंगी। जैसे अभी हमने लिखा था, कल हमने थ्योरम लिखा था ना कि एक्स एन कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू एक्स एंड वाई एन converges in probability to y, then xn plus minus yn will converge in probability to x plus minus y. So this theorem is not true for the convergence in distribution, ठीक है? तो बट ये ऑलमोस्ट श्योर में ट्रू रहेगा। बाकी लोग डिसाइड कर पाए कि नहीं ये वाला? सर बी डी ट्रू मेरे को लग रहा है, बी और डी ऑप्शन ट्रू होगा। यहाँ बी और डी, सॉरी सॉरी, बी नहीं सर, सी और डी, सी और डी। हाँ सी डी है ना, लेकिन अगर डी ट्रू होगा तो बी को फिर ट्रू होना ही है। आपको पता है ना, ये जो हमने कल थ्योरम लिखा था ये इस तरह का केस है, जैसे एक्स एन कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योरली टू एक्स हो, या एक्स एन कन्वर्जेस इन आरथ मीन टू एक्स हो। दे बोथ विल इम्प्लाई, ये इम्प्लाई करेगा और ये दोनों इम्प्लाई करेगा एक्स एन कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू एक्स, दिस थिंग, and it will imply xn converges in distribution to x, ऐसा है। सो अगर ये वाला ट्रू हो गया तो ये दोनों ट्रू होना ही है।
बट सर डिफिनेशन से करने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, एक बार नहीं बोल दीजिए। प्रॉब्लम नहीं है, देखो तो सबसे पहले हम चेक या करेंगे ए और डी। आप ए डी चेक कीजिए। तो डी अगर हम सबसे पहले चेक करें, इफ वी चेक डी ऑप्शन, लेट्स से स्टार्ट विथ ऑप्शन डी, बिकॉज अगर डी ट्रू होगा तो बी सी ऑब्वियसली ट्रू होगा, ए ट्रू होगा तब भी बी सी ऑब्वियसली ट्रू होगा। ठीक है, तो चलिए हम डी से स्टार्ट करते हैं। सो इसका मतलब ये है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी मॉड एक्स एन माइनस जीरो होल स्क्वायर, ये निकालिए। सो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी मॉड एक्स एन स्क्वायर, मॉड एक्स एन स्क्वायर निकालेंगे क्या होगा, तो ये आया एक्स एन की पॉसिबल वैल्यू क्या है 1/n या -1/n, मॉड ले लेंगे तो दोनों 1/n, तो ये आएगा 1/n का स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी हाफ प्लस 1/n स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी हाफ, यही बचेगा। तो ये क्या आ गया, ये तो जस्ट आ गया लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n स्क्वायर। एक्चुअली एक्स आई स्क्वायर कैसे निकालते हैं आप लोग, ऐसे ही ना, तो ये है, बस सर। तो ये तो जीरो आ गया, तो इसका मतलब है एक्स एन कन्वर्जेज इन सेकेंड मीन टू जीरो। तो डी ट्रू है, तो डी ट्रू है तो बी और सी तो ट्रू होना ही है। चेक कर लेते हैं, अगर आप चाहो तो डेफिनेशन से भी हम चेक कर सकते हैं, बट थ्योरम सेज इफ इट इज कन्वर्जेस इन rth मीन टू x, है ना, यहाँ था फॉर सम r rth मीन टू x फॉर सम r मोर देन जीरो, फॉर सम r मोर देन जीरो, देन इट विल इम्प्लाई दिस। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब ए चेक करना है, तो ए के लिए आप अगर ये चेक कर लो यहाँ पे सीरीज मॉड एक्स एन माइनस जीरो मोर देन एप्सिलॉन, इसकी प्रोबेबिलिटी का सीरीज एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, तो क्या आएगा, so it will give you summation so whatever epsilon you choose, क्या ये कन्वर्ज करेगी हमेशा, xn क्या है, x है 1/n माइनस सपोर्ट इज 1/n माइनस 1/n ना, क्योंकि xn का यहाँ जो सपोर्ट है, द सपोर्ट ऑफ xn इज -1/n एंड +1/n, दिस इज अ सपोर्ट ऑफ xn, सो इट इज +1/n और -1/n, तो क्या होगा, तो अगर एप्सिलॉन हम ले, है ना, कुछ भी मान लो कोई, क्योंकि n लार्ज है ना, सो व्हाट विल बी प्रोबेबिलिटी देयर, कोई एप्सिलॉन मान लो मोर देन 1 ले लिया और n या यहाँ पे व्हाट या लेस देन एप्सिलॉन कर लो, बेटर रहेगा। तो इसको अगर 1 माइनस कर दूं तो क्या आंसर आएगा, सो व्हाट इफ वी मेक इट अब ये लेस देन इक्वल साइलेंट में कोई फिट बैठेगा, बताइए। अब देखो ना एक्सन क्या है, छोड़ो सीधा सीधा पुट कर देते हैं, समझो। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे या तो इसके साथ चलो या उसके साथ चलो, देखो अभी के लिए, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, समेशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, तो
मॉड एक्सएन, यहाँ तो एक्सएन 1/n है ना, प्लस यहाँ से मॉड एक्सएन तो हमेशा रहेगा, मॉड एक्सएन इज ऑलवेज 1/n, तो मॉड एक्सएन मोर देन एप्सिलॉन मीन्स 1/n मोर देन एप्सिलॉन, यही ना। और इसका मतलब क्या, n लेस देन 1/एप्सिलॉन, ये हो जाएगा, तभी ऐसा हो सकता है। तो ठीक है, तो यहाँ से क्या ले सकते हैं आप, व्हाट कैन यू डू हेयर, प्रोबेबिलिटी मॉड एक्सएन मोर देन एप्सिलॉन, तो यहाँ से अगर लिखोगे आप, तो दैट कंडीशन विल बी ट्रू, कब ऐसा होगा, when less than 1/epsilon, n is less than 1/epsilon, so what will be the probability, तो इफ यू चूज एप्सिलॉन सच दैट, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या कहता है, देयर ऑलवेज एक्सिस्ट अ नेचुरल नंबर विच इज मोर देन 1/epsilon, ठीक है। सो फॉर दोज नंबर विच आर मोर देन 1/epsilon, ये सम क्या होगा, हमने लिया 1/n मोर देन एप्सिलॉन ना, हमने लिया x की वैल्यू आउटसाइड एप्सिलॉन, वी हैव टेकन वैल्यू ऑफ x आउटसाइड एप्सिलॉन, तो आउटसाइड एप्सिलॉन ले रखा है, तो उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, इक्वलिटी तो लेनी है, है ना, मतलब ऐसा लिखने का मतलब है, ऐसा लिखने का मतलब है ये, तो n की वैल्यू 1/epsilon तक ले जाओ, तो मान लो n फ्रॉम 1 टू, हम अगर स्ट्रिक कर दे तो कहने का मतलब ये है ना कि व्हेन यू टेक n फ्रॉम 1 टू, मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1/epsilon, यहाँ तक लोगे तो प्रोबेबिलिटी 1 आएगी, और इसके आगे प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। जब n को लोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1/n से इन्फिनिटी तक, तो 0 हो जाएगी, क्योंकि दिस कंडीशन विल बी ट्रू व्हेन दिस हैपेंस, और तो इस कंडीशन में प्रोबेबिलिटी 1 आ जाएगा और उसमें 0 हो जाएगा। अब क्वेश्चन है क्या ये फाइनाइट आएगा, तो 1/epsilon जो भी होगा ये तो 0 हो गया, तो ये बचा, इसका सम कितना आ जाएगा, फाइनाइट आएगा कि नहीं, सो इज इट फाइनाइट सीरीज, ये चेक करना है आपको, इज इट फाइनाइट, चेक करो, हाँ सर, फाइनाइट होगा। क्योंकि 1 2 3 अप टू कोई नंबर तक ही जाएगा ना, तो फिक्स नंबर होगा, व्हेन यू फिक्स सम एप्सिलॉन, एनी एप्सिलॉन यू टेक, तो 1/epsilon तो कोई नंबर आएगा, है ना, तो उसके साथ फाइनाइट तो आएगा ही, क्योंकि इनफाइनाइट तक नहीं जाएगा, तो सिर्फ फाइनाइट क्वांटिटी, फाइनाइट है तो ये भी ट्रू हो जाएगा, तो चारों ट्रू है यहाँ पे, ऑल 4 आर ट्रू। अब किसी को दूसरा, इफ यू वांट मी टू प्रूव बी एंड सी पार्ट सेपरेटली, वो भी कर सकते हैं, अगर आपको बी और सी पार्ट सेपरेटली, थ्योरम्स तो हो ही गया, अगर बी एंड सी पार्ट सेपरेटली करना है देन वी कैन ट्राई कि बी और सी कैसे होगा। तो बी पार्ट के लिए आपको xn का CDF लिखना पड़ेगा, फॉर द बी पार्ट यू हैव टू राइट CDF ऑफ xn, तो ये होगा 0 व्हेन x लेस देन -1/n, 1/2 व्हेन x बिटवीन -1/n एंड 1/n, 1 व्हेन x मोर देन इक्वल टू 1/n। अब इसमें आप लिमिट लगा लो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी CDF ऑफ xn, तो जहाँ जहाँ n दिख रहा है इन्फिनिटी रख दो, है ना, वेर एवर यू सी n, वहाँ पे यू रिप्लेस n बाई इन्फिनिटी,
तो x लेस देन 1 बाई इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, तो 0 व्हेन x लेस देन 0, और x बिटवीन 0 एंड 0 हाफ रहेगा, तो 0 एंड 0 के बीच क्या x बराबर 0 पे हाफ रहेगा, ऐसा कहना चाह रहा है। हाफ व्हेन x बराबर 0 और x मोर देन 0 पे 1 है, नहीं ये तो 0 है ना, x मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन 0, तो ये गायब ही हो जाएगा, मुझे लग रहा है 1 बचेगा जस्ट, x मोर देन इक्वल टू 0 पे 1 बचेगा। और ये किसका CDF है, डीजेनरेट का है ना, दिस इज CDF ऑफ डीजेनरेट, सो x इज डीजेनरेट एट 0, मतलब कांस्टेंट रैंडम वेरिएबल है इसका मतलब है, तो इसका मतलब xn कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू 0, सही है, तो ये ओके है। आप b प्रूव करना चाहो b भी प्रूव कर सकते हो, क्या होगा अगर b आप प्रूव करना चाहो, b पार्ट कैन ऑल्सो बी डन यूजिंग डेफिनेशन। b पार्ट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, b पार्ट के लिए मुझे फाइंड करना पड़ेगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, b पार्ट सेपरेटली करने के लिए प्रोबेबिलिटी मॉड xn माइनस n, मोर देन एप्सिलॉन करो लेस देन एप्सिलॉन, लेस देन करूँगा 1 दिखाना पड़ेगा, मोर देन एप्सिलॉन करेंगे 0 दिखाना पड़ेगा, मोर देन एप्सिलॉन में 0 दिखाना पड़ेगा, लेस देन एप्सिलॉन करेंगे 1 दिखाना पड़ेगा, जो भी है। तो यहाँ से अच्छा x तो 0 है क्योंकि 0 पे दिखाना है, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी मॉड xn मोर देन एप्सिलॉन। अब अगेन ये n पे डिपेंड करेगा ना, लार्ज n के लिए क्या होगा, तो फिर से देखो ये मॉड xn का जो सपोर्ट है -1/n या 1/n, यही सपोर्ट है xn का, सो व्हेन यू टेक मॉड xn इट विल गिव यू 1/n, और यहाँ बोल रखा है मोर देन एप्सिलॉन, तो इसके अकॉर्डिंग फेवरेबल आउटकम लेंगे, मतलब ये ट्रू हो जाएगा इस केस में। सो व्हेन यू टेक n लेस देन 1/एप्सिलॉन दिस इज ट्रू, मतलब 1 वैल्यू आ जाएगी, ट्रू मतलब सैंपल स्पेस आ जाएगा, और जब अगेंस्ट जाओगे तो क्या आ जाएगा, व्हेन यू गो अगेंस्ट इट तो 0 हो जाएगी। तो ये कब तक ट्रू है, तो मुझे तो लार्ज n के लिए बात करना है, ये फाइनाइट n के लिए वैल्यू इसकी, जब व्हेन यू टेक n लेस देन 1/एप्सिलॉन इट विल गिव यू 1, व्हेन यू टेक वैल्यू मोर देन दिस, मतलब एक नंबर लाइन है, यू अज्यूम दिस, इस बीच में कहीं एक नंबर 1/एप्सिलॉन होगा, यहाँ प्लस इन्फिनिटी है, सो दिस सेज दिस विल गिव यू प्रोबेबिलिटी 1 when n is less than 1/एप्सिलॉन, यही मैं यहाँ भी यूज कर रहा था, सेम थिंग हमने यहाँ यूज किया है, यही चीज आपको यहाँ भी समझ आएगा कि जी यहाँ 1 क्यों लिया है और यहाँ 0 क्यों लिया है, ठीक है, सेम लॉजिक यहाँ यूज हुआ है, ये यूज कर रहे थे ना हम, कि जैसे मॉड xn यहाँ लेस देन एप्सिलॉन कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा n मोर देन 1/एप्सिलॉन, यही था n मोर देन 1/एप्सिलॉन, तो वही चीज मैं यहाँ भी लिख रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, ये 0 आ जाएगी व्हेन मोर देन 1/एप्सिलॉन। अब बताओ n टेंस टू इन्फिनिटी है, तो विच पार्ट विल यू चूज, दिस पार्ट और दिस पार्ट, कौन सा वाला पार्ट चूज करोगे n लार्ज के लिए, एप्सिलॉन इज सम फिक्स रियल नंबर है ना, एप्सिलॉन इज फिक्स्ड, मतलब फॉर एवरी एप्सिलॉन, एक पर्टिकुलर एप्सिलॉन फिक्स है बट फॉर एवरी एप्सिलॉन इट विल होल्ड, तो मैं बोल रहा हूँ फॉर पर्टिकुलर एप्सिलॉन, मान लो कोई हमने फिक्स कर दिया, तो उसके लिए n टेंस टू इन्फिनिटी किस इंटरवल में है, इसमें है या इसमें है, बताओ भाई, सर 0 वाला है, 0 वाले में, 0, तो क्योंकि n टेंस टू इन्फिनिटी है, सो दिस विल बी 0 एज n टेंस टू इन्फिनिटी। यहाँ भी हमने यही किया है कि 1 से 1/एप्सिलॉन की ग्रेटेस्ट वैल्यू तक 1 लिया है, और n 1/एप्सिलॉन से इन्फिनिटी तक 0 लिया है, तो लार्ज के लिए 0 हो जाएगा ना, ये चीज है, तो यहाँ से 0 आ गया, एंड डेफिनेशन यही कहता है मोर देन एप्सिलॉन पे 0 है, अगर लेस देन एप्सिलॉन करते 1 आता, तो ठीक है, तो इसका मतलब क्या प्रूफ हो गया यहाँ से कि xn कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू 0, तो मैंने चारों पार्ट प्रूफ कर दिए। अच्छा, इसका प्रूफ करने का एक और वे है, ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस प्रूफ करने का एक और तरीका है कि आप ये प्रूफ करो, है ना, अगर आप ये प्रूफ कर देते हो कि लिमिट m टेंस टू इन्फिनिटी, जो लिखा था मैंने, प्रोबेबिलिटी क्या है xn माइनस x लेस देन एप्सिलॉन या मोर देन एप्सिलॉन, मोर देन एप्सिलॉन लो, मोर देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n मोर देन इक्वल टू m, एंड दिस प्रोबेबिलिटी बिकम्स कितना, इसको क्या दिखाना पड़ेगा, 0 दिखा दो, तो अगर इस वे में ट्राई करें तो क्या होगा, तो x तो हमारा 0 है, मैं उसी पार्ट को देखो, जो पार्ट हमारा a है, दिस वी हैव डन इन वन वे हेयर, मैं दूसरे तरीके डेफिनेशन से ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो पार्ट a को ही ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस, तो इसे मुझे ये दिखाना पड़ेगा अगेन, तो x तो यहाँ 0 है हमारा क्योंकि मुझे 0 पे दिखाना है, कन्वर्जेंस है, तो ये मुझे दिखाना पड़ेगा लिमिट m टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी
mod xn more than epsilon for all n more than equal to m, this should be 0, ये हमें फाइंड करना है ना. सो दिस वी नीड टू फाइंड, क्या ये 0 आएगा, हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि ये 0 आएगा, तो फाइंड करते हैं. सो नाउ ठीक है, तो यू फाइंड दिस प्रोबेबिलिटी. तो अगेन ये कंडीशन है कि xn, तभी हमने लिखा था कि मॉड xn मोर देन एप्सिलॉन होने के लिए 1/n मोर देन एप्सिलॉन, तो n लेस देन 1/एप्सिलॉन. और यहाँ क्या है, m जो है लेस देन इक्वल टू n है, यही ना, m लेस देन इक्वल टू n है. तो फॉर एवरी m लेस देन इक्वल टू दिस, फिर m इज, अच्छा यहाँ लिखा है ना, m लेस देन इक्वल n, n लेस देन 1/एप्सिलॉन. तो इसके लिए वैल्यू कितनी आएगी इसकी. सो यहाँ पे अच्छा, और यहाँ दूसरा तरह सॉल्व करेंगे, जैसे मॉड एक्स एन लेस देन एप्सिलॉन, सो 1/n लेस देन एप्सिलॉन, तो n मोर देन 1/एप्सिलॉन, यही आएगा ना, n मोर देन 1/एप्सिलॉन. तो लार्ज n वाला केस कहाँ आएगा, है ना, m टेंस टू इन्फिनिटी है, तो m तो बहुत लार्ज है. तो सोचो विच केस विल बी m टेंस टू इन्फिनिटी, m बहुत लार्ज है, n फिर उससे भी लार्ज लेना है हमें. सो पहले m के लिए फिक्स m के लिए बात कर लो, बाद में लिमिट लेंगे. सो व्हेन यू फिक्स सम m, मान लो m को मैंने बहुत लार्ज फिक्स किया, अगर मैंने 1/एप्सिलॉन से ज़्यादा फिक्स किया, लेट्स से आई फिक्स m एज मोर देन 1/एप्सिलॉन, अगर मैंने m को फिक्स किया 1/एप्सिलॉन से ज़्यादा, तो उस केस में क्या होगा, n की वैल्यू इससे ज़्यादा हो जाएगी. इफ़ वी टेक, मैं कह रहा हूँ, इफ़ वी कंसीडर m मोर देन 1/एप्सिलॉन, और यहाँ है n मोर देन इक्वल टू m मोर देन 1/एप्सिलॉन, ऐसा. सो जब m तुम मोर देन 1/एप्सिलॉन ले कंसीडर करोगे, तो उस केस में ये पार्ट भी हो जाएगा, तो ये वाला केस आएगा. ठीक है, क्योंकि मीन्स दिस विल इम्प्लाई, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, दिस विल इम्प्लाई n मोर देन 1/एप्सिलॉन. So if you consider m more than 1/एप्सिलॉन, m is a large number, so when you consider m more than 1/एप्सिलॉन, तो since here n is more than equal to m, so then n will be, है ना, ये है ना, दोनों मिक्स, दोनों को इंटरसेक्शन ले लिया समझ लो. सो वी आर टेकिंग इंटरसेक्शन, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, m मोर देन 1/एप्सिलॉन, n मोर देन इक्वल टू m, तो n मोर देन 1/एप्सिलॉन, और n मोर देन 1/एप्सिलॉन कब आएगा, है ना. सो ये ऐसा तभी होगा जब ऐसा होगा. तो इसके सपोर्ट में सैंपल स्पेस कब आएगा, जब n लेस देन 1/एप्सिलॉन होगा, जब n स्मॉल होगा एक्चुअली. सो फॉर द स्मॉल वैल्यूज ऑफ n इट विल गिव यू वैल्यू 1, फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ n, ये तो कॉम्प्लीमेंट आ गया, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी इसकी, ये 0 आ जाएगी. सो लिमिट जब आप m लार्ज कंसीडर करोगे, सो इट विल गिव यू प्रोबेबिलिटी 0. तो वैसे भी प्रूव कर सकते हो आप. है ना, फॉर स्मॉल n यू विल हैव, है ना, फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ x, वो तो यहाँ से भी दिख रहा है ना, x की स्मॉल वैल्यूज पे जब x n बहुत लार्ज होगा, तो x तो 0 के करीब आ जाएगा, तो स्मॉल वैल्यूज पे वैल्यू हाफ प्लस हाफ 1 हो जाएगी. लेकिन जब n बहुत लार्ज, n बहुत, मतलब x की वैल्यू जब लार्ज हो जाएगी, व्हेन x विल टेक वेरी लार्ज वैल्यू, तो उसके लिए n तो स्मॉल होना पड़ेगा. ठीक है. तो ये इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं, है ना. तो एक तो ये डेफिनेशन वे में जा सकते हो, और नहीं तो ये सीरीज से कर लो, ये सीरीज हमने किया, सीरीज फाइनाइट आ जाए. तो ये हमने प्रूव किया है चारों को इस तरीके से. बाकी थ्योरी ऑलमोस्ट हो गया है, अब क्वेश्चंस कुछ और सॉल्व करने पड़ेंगे इस पे. एक लास्ट थ्योरम लिख देता हूँ, इसका नाम है ना स्लट्सकी थ्योरम है, एंड देन इसके बाद हम स्टॉप करेंगे, तो अगले क्लास में आगे डिस्कस करेंगे. सो दिस इज, so Slutsky's theorem. So क्या स्टेटमेंट है इसका, सो इट सेज दैट
लेट एक्स एन वाई एन बी ए सीक्वेंस ऑफ, है ना, पेयर ऑफ रैंडम वेरिएबल, मतलब एक्स एन वाई एन आर सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, ठीक है ना। सो ये सीधा सीधा लिख देता हूँ, लेट एक्स एन कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू एक्स एंड, जो पहला स्टेटमेंट है, जिसका पहला स्टेटमेंट है कि व्हेन एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स इन डिस्ट्रीब्यूशन and yn converges in probability to some constant k, then xn plus yn will converge to what? xn plus, अच्छा तो ये कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी हो गया, मतलब ये कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन भी आ जाएगा, है ना, वो तो इफ एंड ओनली इफ था। तो इस केस में ये कन्वर्ज करेगा xn x प्लस k। तो आपको याद है ना, ये इन जनरल ट्रू नहीं था, ये तो चलो इफ एंड ओनली इफ हो जाएगा। तो इसको आप ये लिख लो, कहने का ये मतलब है इसका। सो हम लिख रहे थे ना, एक्स एन कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू एक्स एंड वाई एन कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू वाई। सो इन जनरल एक्स एन प्लस वाई एन डज नॉट कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू एक्स प्लस वाई। बट अगर एक कांस्टेंट हो जाए इनमें से कोई एक कांस्टेंट हो जाए डिजेनरेट, देन दिस थ्योरम विल होल्ड, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। सो दिस थ्योरम विल होल्ड व्हेन इन जनरल ट्रू नहीं, यहाँ अगर वाई लिख देंगे देन दिस थ्योरम इज नॉट ट्रू, बट व्हेन यू टेक वन एज डिजेनरेट देन ये ट्रू हो जाएगा। दूसरा ये कह रहा है कि when xn converges in distribution to x and yn converges in distribution to some constant k, then तो ये माइनस भी कर सकते हैं, प्लस माइनस हो जाएगा, और ये प्रोडक्ट एंड कोसेंट आर ऑल्सो ओके। तो यहां पे कह रहा है कि xn into yn will converge in distribution to k into x, ठीक है ना, वैसा हो जाएगा। एंड रेशियो का भी हो जाएगा सिमिलरली दिस विल आल्सो होल्ड फॉर द रेशियो। मतलब ये एक ही केस लिखते बाकी तो हो ही जाता है ना, तो इतना लिखने का बार बार लिखने का जरूरत है। तो दिस इज गिवन, देन पहला कंडीशन है where k must be नॉन जीरो, ठीक है। तो ये थ्योरम तब ट्रू है जब आपका एक डिजेनरेट हो जाए, तब ये ट्रू होगा। अब बाकी में ऐसे ही ट्रू था, जैसे कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी में ये कोई भी होगा तो उसके लिए ट्रू होगा। ठीक है, यही है। तो है ना, इसका उल्टा भी कर सकते हैं, एंड आप ऐसा लिख सकते हैं वाई एन अपॉन एक्स एन विल कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू के अपॉन एक्स, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। सो दैट कैन बी कन्वर्ज, कैन बी डन। ठीक है, तो अगले क्लास में इसको डिस्कस करते हो गया। तो थ्योरम ऑलमोस्ट हो गया है। नेक्स्ट अब बचा है, हाँ, जैसे व्हाट इज वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, व्हाट इज स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर। सो वो थ्योरम्स बचे हैं जो इनके एप्लीकेशंस हैं, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर एंड सेंट्रल लिमिट थ्योरम, वो कल डिस्कस करेंगे, है ना। वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर एंड सेंट्रल लिमिट थ्योरम, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे जो नेट में आए हुए हैं, ठीक है। तो अभी मैं आज यही स्टॉप करता हूँ, थैंक यू। कल हम लोग वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर एंड सेंट्रल लिमिट थ्योरम डिस्कस करेंगे।